हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे जुलाई 2023 का यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्यूशन, जो कि अकाउंट पेपर 8 रहेगा। ठीक है, एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर 8। देखो, ये पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इधर उधर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और वो पेपर के सॉल्यूशन ठीक से फोकस नहीं कर रहे। मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर आप देखो एक बार, 2019 से लेके 2023 तक के टोटल 15 पेपर के सॉल्यूशन है। टोटल 15 पेपर के सॉल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है, 2023 में 3 पेपर आए थे, उससे पहले 2022 में भी 3 पेपर आए थे, 2021 में भी 3 पेपर आए थे। ठीक है, 2020 में भी 3 पेपर आए थे और 2019 में लगभग 2 पेपर थे। ठीक है, मतलब देखो 3 3 3 3 करके अगर देखो तो 12 और 2 पेपर, मतलब 14 पेपर के सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। और इसके साथ साथ आप देखो डिसीजन मेकिंग, जो ब्रेक इवन एनालिसिस वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर के सारे बुक्स के क्वेश्चन, मतलब उस चैप्टर में अगर आप देखोगे तो यूनिवर्सिटी के अभी तक के सारे क्वेश्चन, 2018 तक के पेपर के सारे क्वेश्चन, वो सारे सॉल्यूशन है। तो उसको पहले एकदम अच्छे से कंप्लीट करो। और सबसे खास बात, ये सब करने से पहले हर चैप्टर के जो बेसिक वीडियो है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको चैप्टर के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट सिखाया उसको अच्छे से करो। मेजॉरिटी क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सीधा पेपर के सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, वो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझते। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखो हमारे जो बेसिक लेक्चर है वो इतने डिटेल में बताए हैं, ठीक है, जिससे आपको चैप्टर का 90% कॉन्सेप्ट तो वहीं पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आप शायद हो सके तो यूट्यूब पे भी देखो, जिसमें बहुत सारे फ्री लेक्चर भी है। और हमारे जो पेड लेक्चर ज्वाइन करना है तो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर भी आपको बहुत सारे जो लेक्चर है वो पूरे डिटेल में मिल रहे हैं। ठीक है, और इतना डिटेल में देखो आपको कहीं पे कोई नहीं दे रहा है। ठीक है, और जो कोई दे रहा है ना वो भी हमारे एप्लीकेशन से आके कॉपी करके ही जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तेजानंद लिमिटेड का क्वेश्चन है, जिसमें आपको जून, जुलाई और अगस्त का रिकवरी निकालना है। रिकवरी जून, जुलाई और अगस्त का। ठीक है, देखो आपके पास यहाँ पर अप्रैल है, मई है, जून है और फिर है जुलाई। उसके बाद है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्या है स्टॉक टर्नओवर रेशियो? तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो 7 है, 8 है, 9 है और 12.5 है। ठीक है, ये हो गया आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो। उसके बाद है आपके पास ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद है आपके पास ओपनिंग स्टॉक। और ये जो ओपनिंग स्टॉक है, ओके, वो आपको पता ही है कि ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो, जैसे यहां पर देखो ध्यान से समझो, ये अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक है, ये मई का ओपनिंग स्टॉक है। तो मई का ओपनिंग स्टॉक है, वो अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि एक महीने का जो ओपनिंग स्टॉक होता है, ठीक है, वो उसके पहले वाले महीने के लिए वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। ठीक है, जैसे अप्रैल में ये क्लोजिंग स्टॉक होगा, तभी तो जाके वो मई में ओपनिंग बनेगा ना। समझ रहे हो कि नहीं? तो आपको क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, मतलब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, आपको निकालना है यहां पर एवरेज स्टॉक। और एवरेज कैसे निकलते? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय क्या कर लेना है, 2। तो मैं अभी आपको डायरेक्टली करवा दूंगा। जैसे आपको क्या करना है, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ठीक है, ये दोनों का टोटल करना है और डिवाइड बाय 2 करना है, तो मतलब आपको मिल जाएगा 1 लाख रुपए। फिर ऐसे ही आपको इन दोनों का टोटल करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। ठीक है, तो टोटल करिए और फिर डिवाइड बाय 2 करिए, तो आपको मिल जाएगा मई का। ओके, और इसके बाद इसका टोटल करिए, मतलब 2,25,000 प्लस 175 डिवाइड बाई 2, मतलब ये हो जाएगा 2 लाख।
और इधर आपके पास एवरेज स्टॉक नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके पास ओपनिंग स्टॉक है लेकिन आपके पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, मतलब जुलाई के बाद का आपके पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे यहाँ पर निकालना है COGS। कैसे निकलता है? तो आपको पता है, आपने जब रेशियो एनालिसिस चैप्टर किया था सेम 5 में, तो वहाँ पर जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो था उसको एवरेज स्टॉक से जब मल्टीपल करते हैं ना, तो आपको मिलता है क्या? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 7 इंटू 1 लाख करोगे तो ये 7 लैक्स आ रहा है। ओके, 8 इंटू 2 लैक्स करोगे तो आपको 16 लैक्स आ रहा है। 9 इंटू 2 लैक्स करोगे तो आपको मिलता है 1,80,000। डन, ये हो गया आपका काम फिनिश। अभी यहां तक तो हमने क्या निकाल लिया? COGS। अब COGS के बाद अगर आप देखो तो यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 33 एंड 1/3%। लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है ना, वो ऑन सेल्स होता है, मतलब जो आप सेल करते हो उसके ऊपर होता है। हमें निकालना है कॉस्ट का रेशियो क्या होगा, क्योंकि अगर सेल्स पे अगर 33 एंड 33% होता है, ठीक है, आपको पता है कि जब आप बेचते हो तो उसके ऊपर 33.33% प्रॉफिट है, मतलब इसका मतलब क्या हो जाता है? 33 एंड 1/3% ऑन सेल्स हो गया ना। तो इस परसेंटेज को मुझे निकालना है कि ऑन कॉस्ट कितना परसेंट होना चाहिए। तो ये मैंने आपको सिखाया मेरे बेसिक परसेंटेज वाले लेक्चर में कि अगर आपको सेल्स का 33 एंड 1/3% निकालना है तो इसका मतलब कॉस्ट का 50% होता है। ठीक है, तो आप एक काम करो, ये आपका कॉस्ट का 50% प्रॉफिट कर लो। 50% क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो इसका 50% कर लो। 7 लाख का 50% 3,50,000। 6 लाख का 50% 8 लाख। 18 लाख का 50% 9 लाख हो गया। और इसका टोटल कर लो 10,50,000। फिर ये आपका 16 + 8 कितना हो जाता है? 24 लैक्स। फिर ये आपका 18 लैक्स + 9 लैक्स क्या हो जाता है? 27 हो गया। ध्यान रखना, आपको यहां पर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा था, वहां पर ये क्लोजिंग स्टॉक था। ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक था। तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना होता है आपको कि ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। ठीक है, अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया होता तो फिर क्या हो जाता? ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो जाता और नेक्स्ट मंथ का क्लोजिंग स्टॉक आपका ये हो जाता। तो बस सिर्फ वर्डिंग में फ़र्क हो जाता है तो पूरा क्वेश्चन बदल जाता है। ठीक है, और ऐसा ही हुआ है ये क्वेश्चन में। ये सेम क्वेश्चन बुक्स में भी है, लेकिन शायद वहाँ पर वो क्लोजिंग स्टॉक है, इधर ओपनिंग स्टॉक है, इतना सा फ़र्क है। अभी ये जो अमाउंट है वो आपके पास है सेल्स का, मतलब अगर आप देखते हो तो इसका 33.33% करके देखो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सबका कर लो, देखो 1/3 कर लो ना। 10,50,000 का डिवाइड बाई 3 करो, देखो आ गया आंसर। 24 लाख का डिवाइड बाई 3 करो, देखो आ गया आंसर। 27 लाख का डिवाइड बाई 3 करो, देखो आ गया आंसर। अब मुझे यहां पर पूछा क्या गया कि क्रेडिट और कैश में जो आप बेच रहे हो वो 3:1 है। मतलब क्रेडिट में जो बेचोगे तो वो कितना होगा? तो देखो मुझे क्रेडिट सेल्स निकालना है। क्रेडिट सेल्स तो क्या करूंगा मैं? 3/4 कर दूं, चलेगा? क्योंकि देखो कैश में अगर 3 रुपए का बेच रहे तो क्रेडिट में 1 रुपए का बेच रहे, तो दोनों को मिला के टोटल कितना बेच रहे? 4 रुपए का। मतलब 4 रुपए का बेचते हैं तो उसमें से 3 रुपए उधार पे बेच रहे, क्रेडिट पे बेच रहे। तो आप करो 10,50,000 का, मतलब 10,50,000 का, इसका करो 10,50,000 का 3/4 करो, कितना आता है? 787,500। 24 लैक्स का करो, ये 24 लैक्स का 3/4 करो, ये 18 लैक्स आ रहा है। और ये 27 लैक्स का 3/4 करो, 20,25,000 आ रहा है। ठीक है, देख लो अच्छे से इस क्वेश्चन को। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। अभी आपको यहाँ पर क्या बोला गया कि 50% पेमेंट, देखो यहाँ से ध्यान से पढ़ना,
50% पेमेंट जो है वो आपको नेक्स्ट मंथ में रियलाइज होता है और 50% पेमेंट जो है उसके बाद वाले, देखो यहाँ से लिखा है, मतलब आपको 50% जो है वो पेमेंट मिलेगा। तो 50% क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज इन द मंथ फॉलोइंग द सेल्स, ये देखो लिखा है जिस महीने में बेचोगे उसके नेक्स्ट मंथ में, और रिमेनिंग 50% जो है वो नेक्स्ट फॉलोइंग द सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो आपको जो निकालना है वो कौन से हिसाब से फाइंड आउट करना है, जून, जुलाई और अगस्त। ओके, देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जून, जुलाई एंड अगस्त। और जून, जुलाई और अगस्त में अगर आप देखो तो अप्रैल का 50% पेमेंट, ये अप्रैल का 50% पेमेंट मई और जून में मिलता है। मतलब ये हो गया कि मेरे पास जो अप्रैल में 787,500 है उसका 50% पेमेंट मेरे को किस में मिलेगा, मई महीने में मिलेगा और फिर जून महीने में मिलेगा। समझे बात को, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि मुझे मई महीने में 50% पेमेंट मिलेगा और बाकी का पेमेंट जून महीने में मिलता है। अब ये 18 लाख जो है अप्रैल के बाद जो है मई मंथ में, तो ये 18 लाख का जो पेमेंट है उसका 50%, तो मतलब 18 लाख का 50% 9 लाख हुआ, और ये 9 लाख करके यहाँ पर मिलेगा। और फिर ये जो पेमेंट है कौन सा, जून महीने का, तो जून महीने का जो पेमेंट है 20,25,000 उसका 50% पेमेंट आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट मिलता जाए। ठीक है, मतलब ये आपका जो मिलेगा वो 50%, मतलब 20,25,000 का 50%, 10,12,500 और 10,12,500। बस उसके बाद का तो आपके पास जुलाई का अमाउंट ही नहीं है, क्योंकि वो फाइंड ही नहीं कर सकते, उसके स्टॉक नहीं था अवेलेबल। और ये इसका टोटल कर लो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 19,12,500, 10,12,500 और यहाँ पर 393,750 का 9 लाख ऐड कर लो। ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो मई, जून, जुलाई और अगस्त, मई का कोई ज़रूरत नहीं था इसलिए मैंने टोटल नहीं किया। ठीक है, चलो ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। अब देखो ये एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा है हनी लिमिटेड का 50% और 80% प्रोडक्शन कैपेसिटी दे रखा है। प्रोडक्शन यूनिट्स जो है वो आपके पास अवेलेबल है, रिपेयरिंग एक्सपेंस आपके पास अवेलेबल है, सुपरविजन एक्सपेंसेस आपके पास अवेलेबल है। अब यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, डायरेक्ट लेबर है आपके पास 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी का, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है आपके पास कुछ इस हिसाब से दे रखा है। फाइंड आउट करना है फिक्स एंड वेरिएबल। ओके, ठीक है, पहले तो एक काम करिए, क्वेश्चन मार्क वाला ढूंढ लो, मतलब प्रोडक्शन यूनिट्स। देखो सबसे पहले बात है यहाँ पर आपका जो डायरेक्ट लेबर है ना, डायरेक्ट लेबर वो कितना है, 3,20,000 है, लेकिन ये 50% प्रोडक्शन पे है। किसके, 50% प्रोडक्शन। नाउ यहाँ पर आपके पास एक बहुत अच्छी डिटेल दे रखी है, एक तो ये है और एक तो ये है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट लेबर जो है ना वो आपको दे रखा है 2.5, मतलब समझो कि आप 2.5 पर आर के हिसाब से काम करवाते हो अपने एम्प्लॉय से। मतलब अगर कोई आदमी आता है वो आपके पास काम करेगा 1 घंटे के हिसाब से, आप उसको 2.5 रुपीज़ दोगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ो ध्यान से। आर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट्स, मतलब 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब 1 यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए, बोले कि 1.6 आवर पर यूनिट्स। और इसको जब मल्टीपल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा डायरेक्ट लेबर पर यूनिट। क्या मिलेगा, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 2.5 इंटू 1.6। ओके, 2.5 इंटू 1.6 तो मुझे मिलेगा 4 रुपये पर आर। अब ये है क्या, समझो मैंने मल्टीपल क्यों किया, थोड़ा लॉजिक लगाओ। मैं अगर आपको बोलता हूं कि 100 रुपये के हिसाब से मैं आपको
1 घंटे का पेमेंट करूँगा। ठीक है, मैं आपको बोलूँ कि आप मेरे लिए काम करोगे, तो आपने बोला सर हाँ मैं आपके लिए काम करने के लिए रेडी हूँ। आपको मैंने 100 रुपये दिया 1 घंटे काम करने का। ठीक है, लेकिन अभी सवाल ये है कि 1 घंटे आप जो काम कर रहे हो, ठीक है, उसमें जो यूनिट्स प्रोडक्शन करोगे, जो बनाओगे, उसमें 1 यूनिट बनाने के लिए आपको 1 यूनिट बनाने के लिए समझो 2 घंटे लग जाते। 2 घंटे लग जाते 1 यूनिट को बनाने के लिए। अब आप खुद सोचो, मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूं पर आवर के। ठीक है, मतलब 100 रुपये मैंने दिया आपको पर आवर के, 1 घंटे के। और ये 1 घंटे के कितने दिए? 100 रुपये। अभी आपको जो मैं काम दे रहा हूं, उस काम में आप 1 यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे लगा रहे हो। तो मुझे जानना है ये 1 यूनिट बनाने के लिए कितना पेमेंट मुझे आपको करना पड़ा, क्योंकि आपने 1 यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे लिया और 1 घंटे का मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूं। तो जब इन दोनों को मल्टीपल करूंगा तो मुझे 200 रुपये मिल जाएंगे ना, कि मुझे 1 यूनिट के कितने हो गए? 200 रुपये। सीधी बात है, मतलब ये हो गया कि 1 यूनिट का मैं आपको 200 रुपये दे रहा हूं। तो एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर वर्क करना है कि मल्टीपल कर लिया, बात खत्म। अभी इन दोनों के ऊपर से आपको एक चीज को आइडिया तो आ ही जाता है कि मेरा यूनिट्स कितना होगा, यूनिट्स, क्योंकि मेरे पास टोटल डायरेक्ट लेबर है 3,20,000। 3,20,000 मेरा यूनिट्स रुपीज़ है, और 1 यूनिट का मैं 4 रुपये पेमेंट करता हूँ। तो मुझे पता तो चल गया ना कि 3,20,000 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया? 80,000। ठीक है, खत्म कहानी। मतलब ये हो गया कि 80,000 का मेरा क्या हो रहा है? पेमेंट हो रहा है। नहीं, क्या आया? बोले सर ये तो यूनिट्स नहीं आया। बिल्कुल सर, ये मेरा यूनिट्स आया। यूनिट्स मतलब कितने यूनिट्स मैं बनाऊंगा, ये पेमेंट तो मेरा ये आ गया। 3,20,000 का पेमेंट कर रहा हूं, जबकि एक यूनिट बनाने के लिए 4 रुपये पेमेंट कर रहा हूं। तो मेरा यूनिट्स कितना बन रहा है? 80,000 यूनिट बन रहा है। समझे बात को? और ये 50% कैपेसिटी पे था ना, तो 50% कैपेसिटी पे यहाँ पर यूनिट्स कितने आ रहे हैं? 80,000 आ रहे हैं। ये एक मिल गया। मतलब ये तो मेरे को मिल गया कि चलो सर 50% कैपेसिटी पे मेरा जो यूनिट्स बन रहा है वो 80,000 बन रहा है ना। और मुझे यहाँ पर चाहिए कौन सा? 80% कैपेसिटी पे चाहिए। चलो, तो 50 के लिए इतना है, तो 80% के लिए कितना? तो मैं क्या करूँ? तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए 80,000 इंटू 80 डिवाइड बाई 50 कर दूँ। परसेंटेज को भूल जाओ। 80,000 इंटू 80 डिवाइड बाई 50, या तो आप पहले 100% भी निकाल लो, फिर काम कर सकते हो। ये 1,28,000 यूनिट्स आ गया। खत्म। अभी आप कुछ भी कर ले, मतलब ये काम हो गया आपका। यहाँ पर 128,000 आ गया। अभी मुझे रिपेयर और सुपरविजन एक्सपेंस में मुझे दोनों चीज़ पता लगानी है, फिक्स कितना और वेरिएबल कितना है। ठीक है, तो देखो 56,000 का खर्चा हो रहा है, यहाँ पर 68,000 का खर्चा हो रहा है, और आपके पास यहाँ पर 50% और 80% है। देखो, तो यहाँ पर रिपेयर, अब देखो 50% के लिए और 80% के लिए जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो आपके सामने हैं। ठीक है, जिसमें 56 और 56 है, और दूसरा है 68 है। मतलब ये आपके पास कॉस्ट है। अभी मुझे उसमें से फिक्स वेरिएबल दोनों को अलग करना है, फिक्स और वेरिएबल। अब देखो, मैं आपको जो मेथड सिखा रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लेना, है ना, बहुत यूजफुल है आपके लिए एग्जाम के लिए। पहले तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो। देखो कितना परसेंट आ रहा है? 30%। और उधर का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस लेना है। डिफरेंस मतलब समझ रहे हो ना, आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, पहले डिफरेंस मतलब सीधा डिफरेंस। और ये जो डिफरेंस आएगा ना, वो वेरिएबल का ही डिफरेंस आएगा, वेरिएबल एक्सपेंस का ही डिफरेंस आता है। मतलब मुझे 100%, एक सेकेंड, मुझे वेरिएबल का डिफरेंस मिल गया 30%, और वो कितना? 12,000। तो मुझे 100% वेरिएबल का डिफरेंस चाहिए। वेरिएबल एक्सपेंस एट 100% कितना आ जाएगा? 12,000 डिवाइड बाई 30%। 12,000 डिवाइड बाई 30% मतलब कितना आ जाएगा? 40,000।
और ये 40,000 जो है ना वो 100% का खर्चा हो गया। तो 40,000 को 50% और 80% से मल्टीपल करें। 40,000 को 50% से मल्टीपल करें तो मेरा वेरिएबल हो गया कितना 20,000। 80% से मल्टीपल करें तो मेरा वेरिएबल कितना आ गया 32,000। और फिर इसको 56,000 में से 20,000 अगर माइनस कर दूं तो मुझे यहाँ पर फिक्स का जरूर पता चलेगा। ये 36,000 आ गया फिक्स, और 68,000 में से 32,000 माइनस कर दे तो ये भी 36,000 आ गया। देखो पता चल गया, ये दोनों का टोटल होना चाहिए 56 और 68। और इसके जैसा सेम टॉपिक आपको आगे भी दे रखा है 32 और 56, तो उसको भी कर लो सुपरविजन एक्सपेंस को। यहाँ पर लिखेंगे सुपरविजन 50% और 80%। क्या खर्चा है 1,32,000 और 156,000। दोनों का डिफरेंस देखो 30% आ जाएगा। यहाँ पर 132 और 156 डिफरेंस आ गया 24,000। ओके, लेकिन ये हो जाता है वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं वो मुझे निकालना है वेरिएबल एट 100%। तो 24,000 डिवाइड बाई 30%, मतलब 24,000 डिवाइड बाई 30% मतलब ये हो जाता है 80,000। और इधर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल, और ये जो अमाउंट है वो आपके सामने है, क्योंकि 80,000 जो है ना वो 50% पे कितना होगा, तो 80,000 इंटू 50% तो वो 40,000 होगा। और वो 80% पे कितना होगा, तो 80,000 का 80% तो वो हो जाता है 64,000। और माइनस करोगे तो आपको दोनों का फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा 92,000, जो डिफरेंस आएगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट ये हो गया, उसके बीच में जो डिफरेंस है 132 में से 40 माइनस कर लो 92 हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ध्यान से समझना ये क्वेश्चन को। फिक्स कॉस्ट एट ब्रेक इवन पॉइंट, आपको फिक्स कॉस्ट दे रखा है कितना 2 लाख, लेकिन जब ब्रेक इवन पॉइंट होगा ना, उस ब्रेक इवन पॉइंट पे कितना फिक्स कॉस्ट होगा वो दे रखा है। तो देखो फिक्स कॉस्ट तो सभी लेवल पे सेम ही होता है, तो इन्होंने ना जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए डाला है। सीधा सीधा बता देते कि फिक्स कॉस्ट 2 लाख है, ठीक है, लेकिन नहीं, उनको बताना था घुमा के। तो ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट है 60%। ओके, तो आपको पता है ना कि वेरिएबल कॉस्ट अगर आपकी 60% होती है तो आपको पता है इन दोनों का टोटल होना चाहिए 100%। किसका 100% होना चाहिए, तो पीवी रेशियो का, क्योंकि अगर 60% ये है तो बाकी 40% जो है वो पीवी रेशियो ही होगा। ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। व्हाट इज अ फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इज अ 2 lakhs डिवाइड बाय 40% इज अ पीवी रेशियो। तो 2 लाख को 40% से डिवाइड कर लिया जाए तो यहां पर आंसर आ जाएगा 5 लाख। खत्म कहानी। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 15%, मतलब पहला पॉइंट तो हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोला, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करना है, लेकिन कैसे, देखो आपको यहां पर सपोज करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। सपोज मेरा जो सेल्स प्राइस था वो 100 होगा, वेरिएबल कॉस्ट जो होगा वो कितना होगा, वो 60% होगा। तो 100 का 60% 60 होता है, और बच गया वो कंट्रीब्यूशन हो गया कितना 40। अब कहना क्या चाहते हैं कि जो वेरिएबल कॉस्ट है ना वो आपका कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है 15% से। तो 60 का 15% अगर इंक्रीज होता है तो वो 69 हो जाता है, जबकि इसमें कोई चेंजेस नहीं बोला, ये जैसा था वैसा 100 का 100 में से 69 माइनस कर लो, बच गया 31।
और मुझे इसके ऊपर से न्यू पीवी रेशियो निकालना है, न्यू पीवी। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 31 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, बिकॉज पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, पीवी रेशियो मतलब क्या आपका जो कंट्रीब्यूशन है डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इंटू क्या आ जाएगा 100, है ना। तो ये हो जाता है 31%। अभी आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इज इफ वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 15%। अच्छा, तो अपने पास नया ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट तो 60% इंक्रीज कर दिया, ओके सॉरी 15% इंक्रीज कर दिया। अभी मेरे को न्यू ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट क्या आना चाहिए, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी। फिक्स कॉस्ट कितना है 2 लाख, पीवी कितना आया 31%। 2 लाख का डिवाइड बाय 31% मतलब 645161.29, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। और ये अपना आंसर हो गया, फाइनली हो गया। और यहां पर आपका पेपर के अंदर ये एक लास्ट क्वेश्चन है जिसमें बोला स्टेट द टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, ठीक है। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट्स के सिर्फ टाइप्स बता देने हैं, तो आप ये एक बार थियरी है पढ़ लेना अपनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में ये चैप्टर में मिल जाएगा। ओके चलिए, तो गुड बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।